दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से मैं हाज़िर हूँ आपके बीच एक नई हिंदी रचना के सारांश के साथ। आज की रचना जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, का नाम है कफ़न। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कफ़न कहानी का आज हम सारांश समझेंगे और उसके पात्रों के बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों बिना किसी देर करे हुए हम शुरुआत करते हैं आज की कहानी कफ़न के सारांश के साथ। दोस्तों कहानी की शुरुआत एक दलित बस्ती से होती है। इसमें एक बुजुर्ग मजदूर रहता था जिसका नाम है घीसू। घीसू इस कहानी का केंद्रीय पात्र भी है। ये नायक है कि खलनायक है, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ देता हूँ। इसका फैसला आप लोग करना और कमेंट में बताना कि ये जो मुख्य पात्र है इसका घीसू, ये नायक है कि खलनायक है। घीसू एक आलसी, कामचोर और भिखारियों जैसा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। उसका एक बेटा भी है, उसका नाम है माधव। माधव बिल्कुल अपने पिता की तरह है, वो भी कामचोर और दिन भर आवारा घूमने वाला व्यक्ति है। दोनों पिता-पुत्र मिलकर आलस में डूबे रहते हैं। वे कभी ठीक से कोई काम नहीं करते, कभी-कभार मज़दूरी भी करते हैं, जो कुछ पैसा मिलता है तो उसकी वो शराब पी जाते हैं और अच्छा भोजन खाने में उस पैसों को उड़ा देते हैं। गाँव वाले उन्हें कामचोर कहते हैं और बेकार कहकर उन्हें ताने मारते हैं, लेकिन वो इसकी कोई परवाह नहीं करते। एक दिन माधव की पत्नी, जिसका नाम बुधिया है, उसको प्रसव पीड़ा उठती है। वह घर की झोपड़ी में अकेली तड़प रही होती है, जबकि घीसू और माधव बाहर चौपाल में बैठकर आलू भून कर खा रहे होते हैं। प्रसव पीड़ा से बुधिया जोर-जोर से चीख रही होती है। वे उसकी चीखों को सुनकर ना तो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, ना किसी दाई को बुला कर लाते हैं। कुल मिलाकर किसी भी प्रकार की कोई कोशिश नहीं करते हैं कि किसी को बुला लाएँ, क्योंकि दोनों ही आलसी और कामचोर हैं। घीसू कहता है, मरेगी तो मर जाएगी, अगर बच जाएगी तो कल तक अपने आप ठीक हो जाएगी। रात भर बुधिया, जो माधव की बहू है, पत्नी है, रात भर तड़पती रहती है दर्द से और एक समय के बाद उस पर दर्द असहनीय हो जाता है, उसकी सीमा टूट जाती है और बुधिया की अलसुबह मृत्यु हो जाती है। अब जब दोनों अंदर जाते हैं कि देखते हैं कि बुधिया की मृत्यु हो चुकी है, अब उनके सामने एक बड़ी समस्या आ जाती है कि उसके शव को कफ़न देने के लिए भी कपड़ा नहीं है उनके घर में। गरीबी इतनी है कि एक साड़ी तक नहीं है, उसके शरीर के अलावा उसने एक शरीर पर एक फटी साड़ी पहनी हुई है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा साड़ी भी उनके घर पर नहीं है। मृत्यु के बाद घीसू और माधव रोने-पीटने का नाटक करते हैं, लेकिन उनका दुःख दिखावटी है। वे गाँव के जमींदार और साहूकारों के पास जाते हैं सॉरी दोस्तों, और रोकर दुःख प्रकट करते हुए पैसे माँगते हैं। जमींदार साहब उन्हें ₹2 देते हैं, सेठ जी ₹5, अन्य लोग भी थोड़ा-थोड़ा पैसा देते हैं। कुल मिलाकर उनके पास ₹10 हो जाते हैं। अब एक कफ़न खरीदने के लिए बाज़ार में जाते हैं। बाज़ार में जाकर वो एक कफ़न की दुकान पर रुकते हैं और कफ़न का भाव पूछते हैं, तो दुकान वाला कहता है कि कफ़न की रेट ₹5 है। दुकान के बगल में ही एक ढाबा होता है। घीसू माधव से कहता है कि हमारे पास ₹10 हैं, कफ़न तो हम बाद में ले लेंगे, आओ कुछ पहले पेट पूजा कर लें, कुछ खा लें। ढाबे पर गरमा-गरम पूड़ियाँ और सब्ज़ी वो लोग खरीदते हैं और उसे खाने लगते हैं। खाने के बाद में घीसू कहता है कि अभी भी पैसे बचे हैं, कफ़न तो खरीद ही लेंगे, क्यों ना थोड़ी मदिरा भी इसके साथ हो तो मज़ा आ जाए। माधव जाकर मदिरा खरीद लाता है और दोनों जमकर शराब पीते हैं। वे बुधिया को भूल जाते हैं, वे सोचते हैं कि बुधिया तो मर ही चुकी है, अब कफ़न डाल भी देंगे तो क्या फ़ायदा? पैसे को वो मदिरा, पूड़ियों और मिठाई में उड़ा देते हैं और जब उन पे नशा हावी हो जाता है, तो वो नाचने लगते हैं और गाने लगते हैं और खूब शराब पीते हैं। बहुत ज़्यादा नशा हो जाने पर दोनों बेहोश होकर सड़क पे ही गिर पड़ते हैं ढाबे के सामने। अब यहाँ पर जो शव था बुधिया का, वो घर पर झोपड़ी के बाहर झोपड़ी में ऐसे ही पड़ा हुआ है। गाँव वाले आते हैं, उस शव को देखते हैं, तो एक चटाई लाते हैं और चटाई को लपेट कर उस चटाई से उस शव को लपेट कर ले जाते हैं। दोस्तों घीसू और माधव जो नशे में धुत थे, उनको होश आता है सवेरे और वो गाना गाते हैं फिर से, "ए ठगनी क्यों लुभाती है।" और ये गाना गाते हुए वो गाँव की ओर लौटने लगते हैं। इसी के साथ में दोस्तों इस कहानी का अंत हो जाता है।
अब दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा और मुंशी प्रेमचंद ने ही ये पूछा है, घीसू का जो पात्र है, उसको हम खलनायक मानें कि नायक मानें? दोस्तों, घीसू एक 60 वर्षीय बुजुर्ग जो जीवन भर आलस्य में जीता रहा, गरीबों को भाग मानता रहा, काम से भागता रहा, उसकी सोच विकृत है। वह बुधिया की मौत को भी अवसर मानता है और पैसा इकट्ठा करने का एक तरीका मानता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने उसे गरीबी का प्रतीक बनाया है, जो गरीबी इंसान को अमानवीय बना देती है। माधव घीसू का बेटा पिता की छाया है, युवा होने के बावजूद आलसी और गैर जिम्मेदार है। वो बुधिया का पति है, लेकिन उसकी प्रसव पीड़ा से वो बिल्कुल उदासीन है। दोनों पिता-पुत्र एक दूसरे के पूरक हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा एक अन्य पात्र की हम बात कर लें, बुधिया, जो माधव की पत्नी है, कहानी की ट्रेजिक फिगर है, एक मौन पात्र। वो मेहनती है, घर सँभालती है, खेत में भी काम करती है, लेकिन पुरुषों की लापरवाही का शिकार हो जाती है। उसकी मौत प्रसव पीड़ा से हो जाती है, जो उस समय ग्रामीण महिलाओं की दयनीय स्थिति को दर्शाती है। वो कहानी में नहीं बोलती, लेकिन उसकी कराह पूरी कहानी की आत्मा है। गाँव के जो जमींदार और सेठ हैं, जब घीसू और माधव उनसे पैसे लेने के लिए कफ़न के लिए पैसे लेने के लिए जाते हैं, तो वो पैसे तो देते हैं, लेकिन ये एक सामाजिक पाखंड को दिखाते हैं, एक सामाजिक पाखंड का प्रतीक है। ये दान देते हैं दिखावे के लिए, लेकिन वास्तविक सहायता नहीं करते। उनकी दया सतही है, खोखली है। दोस्तों, इस प्रकार मुंशी प्रेमचंद्र ने कफ़न कहानी में उस समय की भारतीय परिवेश में ग्रामीण स्थिति को इतना जीवंत वर्णन किया है कि उसका कोई सानी नहीं है। उन्होंने गरीबी का वर्णन इस प्रकार से किया है कि कहानी पढ़ने वाले की आत्मा तक काँप जाती है। दोस्तों, ये कहानी सबसे पहले 1936 में प्रकाशित हुई थी सबसे पहले, और ये कहानी भारतीय हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष स्थान रखती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी का सारांश और उनके पात्रों का वर्णन। आशा करता हूँ आप लोगों को ये कहानी का सारांश और मेरा कहने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो कृपया कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएँ, जिससे मैं आने वाले समय में कहानी को और अच्छे तरीके से कह पाऊँ। धन्यवाद।